ये GICGS का मतलब सिर्फ GICGS से नहीं है, GICGS प्लस आपका PCS दोनों कवर करेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, ज्योग्राफी से निम्न में से कौन यू आकार घाटी का निर्माण करता है? यू आकार घाटी, घाटियाँ जो बनती हैं तो विभिन्न जो घाटियाँ जो बनती हैं आपके, तो इसमें से एक घाटी आपकी यू आकार की बनती है, एक भी आकार की बनती है। तो यू आकार की जो घाटी बनेगी, तो भी आकार की घाटी कब बनेगी? जब ऊपर से कोई चीज़ बिल्कुल तीव्र गति से तिकोने रूप में गिरे, तब ये भी आकार की घाटी बनेगी। और ऐसा कब बनेगा? ऐसा जब किसी नदी का जल आएगा तब बनेगा। नदी जल से ये घाटी बनती है। और ये घाटी जो है, मंद गति से कोई पदार्थ आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है और बड़े आकार में आ रहा है, तो यह जो है हिमानीकृत होता है, हिमानी से बनता है। यानी बर्फ जो में शिलाएँ होती हैं, बर्फ के जो बड़े बड़े आकार होते हैं, वो मंद गति से चलते हैं, तो उसके घर्षण से जो आकृति बनती है। तो यानी इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। समुद्री तरंगों से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, क्योंकि स्थलाकृतियाँ आपसे पूछी जाती हैं बार बार, तो समुद्री तरंगों से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो इससे जो स्थलाकृतियाँ आपकी बनती हैं, तो वो स्थलाकृतियाँ जैसे एस्टैक बनता है, पुलिन बनता है, तो ये स्थलाकृतियाँ आपकी समुद्र से, एस्टैक, पुलिन यानी बीच, तो ये समुद्री तरंगों से बनती हैं। नदियों से जो स्थलाकृतियाँ बनती है, इसमें एक स्थलाकृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो भी आकार की घाटी बन ही रही है, गोखुर झील। गोखुर झील जब नदी अपने वृद्धावस्था में होती है, यानी जब समुद्र के करीब होती है, तो उसकी गति मंद हो जाती है। ऐसे में वो टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाती है। जब टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाती है, तो इधर से आया, तो इधर से मार्ग परिवर्तन जब उसका होता है बाढ़ के समय, तो यहाँ पानी जम जाता है। यही गोखुर झीलें, ठीक। वायु से अनेक स्थलाकृतियाँ बनती हैं, जैसे यारदंग, जायंग, यारदंग, इंसेलबर्ग। ये वायु कब स्थलाकृतियों के निर्माण में सहायक होती है? जब रेगिस्तानी क्षेत्र से वायु जब गुजरती है, तो उसके साथ रेत भी आ जाती है और उसकी शक्ति तब बढ़ जाती है घर्षण करने की, तो बड़े बड़े पत्थरों को भी घर्षित कर देती है। तो इंसेलबर्ग जैसे या ड्राई कांटर जैसे, ड्राई कांटर जो है तिकोना होता है, चिकना और तिकोने पत्थर, तो ड्राई कांटर जैसे आकृतियाँ बन जाती हैं, ठीक। तो इनको ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बता दें। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें जितने ज्वालामुखियाँ दी गई हैं, ये सभी सक्रिय ज्वालामुखियाँ हैं। तो इनमें से कौन सी सबसे ऊंची है? यह जो स्ट्राम्बोली है, लिपारी द्वीप पर यह है, इटली। यह जो एटना है, इटली की। कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। माउंट एबूर्स, यह जो है यूरोप की ज्वालामुखी है। तो इसमें स्ट्राम्बोली जो लिपारी द्वीप पे पाई जाती है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका आंसर कोई आएगा? इसका आंसर सी है। इक्वाडोर की जो कोटोपैक्सी है, यह जो है
सबसे ऊंची और सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखियों के 3 वर्गीकरण जो किए जाते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुषुप्त अवस्था की ज्वालामुखी और एक मृत अवस्था की ज्वालामुखी। सुषुप्त अवस्था की ज्वालामुखी वो है जो ए नहीं सी कोटोपक्षी। सुषुप्त अवस्था की जो ज्वालामुखियाँ होती हैं वो लंबे समय से उनमें उद्गार नहीं हुआ रहता है, लेकिन कभी भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है। और मृत का ये माना जाता है कि ये इनमें उद्गार अब नहीं होगा। 2-4 शब्दावलियाँ ज्वालामुखी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। एक मैग्मा और एक लावा। मैग्मा, लावा। जब पृथ्वी के नीचे 3 स्तर हैं। एक स्तर आपका ऊपर का क्रस्ट है जिसे भूपर्पट्टी बोला जाता है, उसके बाद बीच का स्थल है, फिर नीचे क्रोड है। तो ऊपर का स्तर क्रस्ट के नीचे मेंटल वाला, जो बीच वाला भाग मेंटल है, मेंटल का ऊपरी जो हिस्सा है वो स्थेनोस्फीयर बोला जाता है, और इसी में तरल अवस्था में चट्टानें होती हैं। तो ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो आपका स्थेनोस्फीयर से होता है, मेंटल के ऊपरी हिस्से से। इस पर माना जाता है कि भूपर्पट्टी तैर रही है। भूपर्पट्टी इस स्थेनोस्फीयर पर तैरती है, और जब किसी प्रकार का कोई सक्रियता आती है जिससे चट्टानें टूटती हैं, तो वही मैग्मा जो है ऊपर आता है। तो नीचे अवस्था में वो मैग्मा के रूप में है, ऊपर जब आता है तो ये लावा बोला जाता है। इसके भी 2 नेचर होते हैं, एक अम्लीय लावा, एक क्षारीय लावा। अम्लीय लावा में सिलिका की प्रधानता होती है, सिलिका मुख्य होता है, और सिलिका के मुख्य प्रधानता के कारण यह बहुत चिपचिपा होता है, तो यह बहुत दूर तक फैल नहीं पाता है। तो इसलिए ऐसी ज्वालामुखी जिससे अम्लीय लावा निकलते हैं वो ऊंचे होते हैं, क्योंकि वो बहुत चिपचिपा होता है, बहुत फैल नहीं पाता है। और यहाँ जब दोबारा फिर उद्गार होता है तो ये चट्टानें तोड़ के बाहर आते हैं, तो ये बहुत ही विध्वंसकारी भी होता है। और जो क्षारीय प्रकृति है उसकी, वह चिपचिपा कम होता है, सिलिका की मात्रा उसमें कम होती है, वो दूर तक फैल जाता है। ठीक, आगे चलें। तीसरा जो प्रश्न है आपका, दंडकारण्य निम्न में से कहाँ विस्तृत नहीं है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है, दंडकारण्य पठार का जो क्षेत्र है, यह निम्न में से कहाँ विस्तृत नहीं है, किस स्टेट में इसका विस्तार नहीं है। तो इसका विस्तार जो है इन 3 स्टेटों में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी वाला हिस्सा इसमें नहीं है। तो इसका आंसर आपका डी होगा। ठीक, पेट्रोलियम के बृहत्तम संचित भंडार के रूप में विख्यात बुरहान पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो पेट्रोलियम के रूप में जो विख्यात बुरहान पहाड़ी है, यह कुवैत में स्थित है। कुवैत, इसका आंसर आपका कुवैत है। इसको ध्यान रखिएगा, बुरहान पहाड़ी कहाँ है, तो कुवैत में है। किस लिए विख्यात है, तो पेट्रोलियम उत्पाद के लिए, पेट्रोलियम भंडारण के लिए यह विख्यात है। ठीक, आगे चलें। बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य, बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य, बॉक्साइट का उत्पादक और भंडारक, सर्वाधिक भंडार भी और सर्वाधिक उत्पादन भी उड़ीसा। ठीक, इनके आंसर्स आप इसके जो है अभी बीच में आर्थिकी कराएंगे, तो सारे जितने खनिज हैं या कृषि उत्पाद हैं उनका एक क्रम आपको करा देंगे, उसको बस याद कर लीजिएगा और उसमें कुछ ना करिएगा। तसर रेशम, तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दरअसल रेशम भारत में कई प्रजातियां रेशम की पाई जाती हैं, जैसे आपका शहतूती रेशम है, तसर है, मूंगा है। तो ये तसर रेशम का कुल उत्पादन जो है उसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर है, कुल रेशम की सभी प्रजातियों को अगर ले लें तो। लेकिन शहतूती अगर अलग अलग करें तो शहतूती रेशम में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है,
तसर रेशम जो है इसमें आपका झारखंड प्रथम स्थान पे है। इसमें कौन है? शाहतूती रेशम। शाहतूती रेशम में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। और मूंगा, ईरी और मूंगा रेशम जो है इसमें प्रथम स्थान पर असम है। ठीक, और इसमें ये तसर रेशम के लिए जाना जाता है। तो आप और कुल, अगर रेशम की कुल बात करें, कुल उत्पादन रेशम का, तो उसमें आपका कर्नाटक है। ठीक, संविधान की 6वीं अनुसूची निम्न में से किस राज्य से संबंधित नहीं है? संविधान की 6वीं अनुसूची, इस प्रश्न का आंसर आप लोग दें, ये तो पढ़े हैं ना। संविधान की 6वीं अनुसूची निम्न में से किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो 6वीं अनुसूची, 5वीं और 6वीं अनुसूची अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, उनके प्रशासन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची में वहाँ की अनुसूचित क्षेत्र शामिल हैं जो 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 6वीं अनुसूची में कुल 4 राज्यों का उल्लेख है, जिसमें से ये 3 आपके हैं और साथ में मिजोरम है। ठीक, तो इन 4 राज्यों का उल्लेख 6वीं अनुसूची में है, यानी नागालैंड का 6वीं अनुसूची में उल्लेख नहीं है। ठीक, 7D बिल्कुल सही आंसर, अखंड जी। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ? स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर प्रश्न संख्या आंसर के आगे डाल दें, जिससे ये अंदाजा लगे कि किस प्रश्न का आंसर है। ठीक, अखंड जी, आरती जी, सत्यम जी, 8A आंसर आया। सत्यम जी आपका कोई आंसर? आरती जी आप? इसमें इसका आंसर B है, अपने राज्य को ना भूलें। उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ स्थान इस स्मार्ट सिटी में उत्तर प्रदेश का है। फिर मध्य प्रदेश है दूसरे नंबर पे। रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? रेबीज मुक्त B, 8B बिल्कुल सही आंसर था आरती जी। अब आपका 9, रेबीज मुक्त होने वाला देश का, रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य, रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य गोवा है। रेबीज जो बीमारी होती है, रेबीज बीमारी किससे होती है? रेबीज वायरस से होता है कि बैक्टीरिया से होता है? रेबीज बीमारी वायरस से होती है कि बैक्टीरिया से होती है? 9A गोवा, शुभम जी बिल्कुल सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून मनाया जाता है, मनाए हैं हम लोग, मनाए ना? 21 जून, ये डेट भी याद रखिए, 21 जून योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 2015 से यह मनाया जा रहा है। 2014 संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। योग दिवस मनाने की बात उन्होंने किया था। बाद में 15 में इस संबंध में भारत ने प्रस्ताव रखा और इसे स्वीकार कर लिया गया। 21 जून की तिथि क्यों रखी गई है? 21 जून की तिथि इसलिए रखी गई है क्योंकि इस तिथि में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और ये सूर्य जो है दक्षिणायन होता है यहीं से। तो दक्षिणायन
सूर्य होता है, तो 21 जून की तिथि इसीलिए रखी गई है। इसका जो इस साल का थीम है स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, इसका 2021 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है। ठीक। आदि योगी किसे माना जाता है? भारतीय परंपरा में आदि योगी सबसे पहले योग करने वाले वो शिव हैं, शिव, और यही आदि गुरु भी हैं। आदि गुरु भी इन्हें ही माना जाता है, शिव को ही। योग जो दर्शन है, पतंजलि उसके प्रवर्तक हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? डिजिटल रियल टाइम, डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग, बाढ़ से संबंधित रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? पीडीएफ मिल जाएगा, अभी तो आप इसको कर लें, पीडीएफ क्लास के बाद आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग, तो जिस राज्य में बाढ़ आता होगा सभी राज्य बाढ़ग्रस्त हैं। उड़ीसा पहला राज्य है जिसने सूचना प्रबंधन का प्रयोग करते हुए फ्लड रिपोर्टिंग का प्रयास कर रहा है। युवा प्रधानमंत्री योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर बताएं जल्दी। युवा प्रधानमंत्री योजना किससे संबंधित है? ए, अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं से, अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं से अवनीश जी का आंसर है, लेकिन हमारे ख्याल से ये आंसर गलत है। 11 का बी, युवा लेखकों से, अल्पसंख्यकों के लिए पहले से कुछ योजनाएं चल रही हैं। 12 का सी, अच्छा 11 का ये आपने दिया था, अच्छा 12 का सी, 12 का सी नहीं है, 12 का बी, युवा लेखकों के लिए, युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना चल रही है। भारतीय प्रधानमंत्री और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जिस मैत्री सेतु का उद्घाटन 9 फरवरी 1921 को किया वह किस नदी पर स्थित है? मैत्री सेतु इसका नाम ही है, तो यह किस नदी पर स्थित है? प्रधानमंत्री कोरोना काल के बाद पहली विदेश यात्रा प्रधानमंत्री की बांग्लादेश की थी, वो मार्च में 27-28 मार्च 2021 में उन्होंने बांग्लादेश की यात्रा की, और मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के नायक माने जाते हैं, उनका जन्म शती था, और बांग्लादेश की स्वतंत्रता का भी 50वां वर्ष था। इसी अवसर पर वहाँ कुछ समारोहों के आयोजन हुए थे और प्रधानमंत्री खुद वहाँ मौजूद थे फेनी नदी पर। तो ये फेनी नदी जो है यह त्रिपुरा, भारत का जो राज्य है त्रिपुरा, और बांग्लादेश की सीमा बनाती है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। ठीक, बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा है भारत की, और किन किन राज्यों से बांग्लादेश की सीमाएं टच करती हैं उनको आप खुद ही एटलस पे देख लें, क्योंकि हम बताएंगे तो अभी आपको याद नहीं रहेगा। आप सुन लेंगे और जब अपने खोज के लिखेंगे, आप खोज के कहीं लिख लीजिए तो ये याद रहेगा। सीमाएं किन किन राज्यों से टच कर रही हैं, तो राज्यों से सीमाएं आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आपका इधर मिजोरम, ये सब इनकी बांग्लादेश से इसकी सीमाएं मिलती हैं। ऊपर वाले छोड़ दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, नीचे वाला मिजोरम ले लीजिएगा, और बीच वाले ले लीजिएगा, मेघालय ले लीजिएगा। ठीक, यहाँ जो एक मिताली एक्सप्रेस भी चलाई गई है, मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई है? तो जलपाईगुड़ी
और कोलकाता जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच में ये चलाई जा रही है। और 9 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान किया था। तो दोनों देशों ने इस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। तो 9 दिसंबर भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके साथ एक बंधन एक्सप्रेस भी चली थी। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना के बीच में चलती है। तो ये सभी एक्सप्रेस आप ध्यान रखिएगा कि वो बांग्लादेश से संबंधित है। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों में चलाई गई? देश की पहली एयर टैक्सी सेवा 14 का आंसर तो जीएस आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर कर लीजिए, क्योंकि जीएस में आप जितना लीड ले सकते हैं उतना आप अपने विषय में नहीं ले सकते। विषय की एक सीमा है। विषय के जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनसे उनके बीच अंतर बहुत कम रहेगा, 2-3 प्रश्न का रहेगा, लेकिन यहाँ आपको 10 प्रश्न की लीड मिल सकती है। ठीक, तो 14 का एयर टैक्सी सेवा बम्बई से पुणे के बीच चलाई गई है पहली। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री की इच्छानुसार राष्ट्रपति मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 92वां संविधान संशोधन। तो ये जितने भी बातें कही जा रही हैं ये सब अनुच्छेद 75 की बातें हैं। अनुच्छेद 75 की बातें हैं। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। सिर्फ इतनी बात 74 कहता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, मंत्रियों की को शपथ कौन दिलाएगा, मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, वो सब कुछ आर्टिकल 75 कहता है। और ये अलग से भी पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 75 का जो पार्ट 3 है उसके अनुसार ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर 15 का आंसर 15 का आंसर बिल्कुल सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही नहीं है। डी क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ सिर्फ लोकसभा होनी चाहिए, राज्यसभा नहीं होनी चाहिए। ये पार्ट आप हटा दें तो ये कथन भी सही हो जाएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। प्रधानमंत्री को लेकर 15% होना चाहिए, तो वो लोकसभा की सदस्य संख्या है। राज्यसभा की सदस्य संख्या उसमें काउंट नहीं है। 16 राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय यानी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। न्यायालय उस विषय में कोई दिशा निर्देश सरकार को, राज्य को नहीं दे सकता कि आप इसे लागू करिए ही करिए। ठीक, तो यह बात तो आप जानते ही हैं। अब ये भी जान लीजिए कि किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है। नीति निर्देशक तत्व संबंधी जो अनुच्छेद हैं आपके अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक का जो भाग है वो नीति निर्देशक तत्वों का है, यानी भाग 4। तो वहाँ अनुच्छेद 36-37 में जो बात कही जा रही है वो यही बात कही जा रही है।
अनुच्छेद 36 में क्या कहा जा रहा है? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी जा रही है, और राज्य की परिभाषा में ये कहा जा रहा है कि पहले जो राज्य की परिभाषा दी जा चुकी है, राज्य की परिभाषा इससे पहले कहाँ मिली थी, किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य होगा क्या आखिर में। जहाँ जहाँ संविधान में हर जगह राज्य शब्द का उल्लेख है अधिकांश जगह, तो उस राज्य का मतलब क्या होगा, ये बात 12 में बताई गई है। तो अगर ये पूछा जा रहा है कि राज्य को परिभाषित किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 12 में किया गया है, और यही बात 36 में कही जा रही है कि जो 12 में कहा गया है वही यहाँ भी माना जाएगा। ठीक, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। संविधान में उल्लिखित प्रावधान और ये कहाँ से लिए गए हैं, इसका स्रोत क्या है? तो आपातकाल के समय मूलाधिकार का स्थगन, जर्मनी, उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, दक्षिण अफ्रीकी संविधान, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन या नामांकन, जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, उसकी बात आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। अब आप कूट में मिला लेंगे। चलें आगे। इनको अलग से भी पूछा जाएगा, तो एक साथ आपके 4-5 प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। अन्य जो बातें है, जैसे मंत्रिपरिषदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई, वैसे ही न्यायालय की सर्वोच्चता अमेरिका से ली गई, संविधान संशोधन का प्रावधान अफ्रीका से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। ठीक, अनुच्छेद 15, 18 नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली उल्लिखित नहीं है? अनुच्छेद 15 याद कीजिए, उसमें कौन कौन से शब्द हैं? राज्य किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। किन किन आधारों पे? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। निवास उसमें शामिल नहीं है। ये निवास किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 16 में निवास भी है। अनुच्छेद 16 में 15 वाली शब्दावलियां तो हैं ही, साथ में आपका निवास भी अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। ये जितने भी स्थल दिख रहे हैं, ये लौह खनन केंद्र हैं, लोहा यहाँ पाया जाता है। और ये कहाँ के हैं? तो मोसाम्बी रेंज अमेरिका, क्यूवाई रॉग रूस, पिलवारा ऑस्ट्रेलिया, शांतुंग चीन। ठीक, इनको आप बिल्कुल रट लीजिएगा, अलग से भी पूछे जाएंगे या मिलवाया जाए। ठीक, मोसाम्बी रेंज अमेरिका, क्यूवाई रॉग रूस, पिलवारा ऑस्ट्रेलिया, शांतुंग चीन। ठीक, अफ्रीका से पोस्टल वर्ग, अफ्रीका का एक लौह खनन केंद्र महत्वपूर्ण है। पोस्टल्स वर्ग, पोस्टल्स वर्ग ये अफ्रीका का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख नहीं है? बहुत ही सरल सवाल है, इसका उत्तर आप दें। 18C, बाकी ABD है। 18C में क्या था? हाँ, 18 में ABD, हाँ बिल्कुल सही। ये आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि प्रस्तावना के क्रम को भी पूछा जाता है, कौन सा शब्द किस क्रम में है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम द्वारा इस संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को क्या करते हैं? अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं।
तो उसमें आपका धार्मिक न्याय नहीं है। क्या कह रहा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रताएं कितनी कही जा रही हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इतने की स्वतंत्रता और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही जा रही है। ठीक, जो तिथि है उसकी, उस तिथि को भी ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इन तीन शब्द, ये तीन शब्द क्रम से हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, सबसे अंतिम शब्द आत्मार्पित है। तो ये मिति मार्ग शीर्ष, अब ये विक्रम संवत में भी ये तिथि दी गई है। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी, 2006 विक्रमी, विक्रम संवत है। तो विक्रम संवत कब माना जाता है? 57 ईसा पूर्व। 57 2006 में से 57 घटा दीजिए, 1949 आएगा। ठीक, आगे चलें प्रस्तावना से। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, PCS, IFS, शिक्षा सेवा की भी बात कही गई, न्यायिक सेवा की भी बात कही गई, लेकिन अभी उनका गठन नहीं हुआ। इंजीनियरिंग और चिकित्सा सेवाएं भी पेंडिंग में है। तो लेकिन जो वर्तमान में एग्जिस्ट करती हैं सेवाएं, किस अनुच्छेद में? 21। कहाँ गए और लोग? सत्यम जी, आरती जी, 20D। अच्छा, 20 कौन सा था जरा देखें। 20D, 20C था। 21 का बहुत ही सीधा सा प्रश्न है। 21 312, बिल्कुल सही आंसर 312। 309, 10, 11 ये भी सेवाओं से ही संबंधित हैं। 309 कहता है कि जो किसी भी राज्य के सेवक हैं या केंद्रीय संघ के सेवक हैं तो उनकी सेवा शर्तों आदि का उल्लेख 309 करता है। 310 में उनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान, उनके पदोन्नति, उनको हटाने संबंधी प्रावधान है। और 311 में भी वही प्रावधान है। ये जो है, जो सिविल सेवक हैं उनका जो है एक तरह से बहुत बड़ा ढाल है। इसमें यह कहा जाता है कि कोई भी अधिकारी जो उसे नियुक्त किया है उससे अधीनस्थ उसे पदच्युत नहीं कर सकता, न ही पदोन्नति कर सकता है उसका। और अगर ऐसा किया जाता है, किसी के प्रति कोई आरोप है, तो उसको उससे पहले जवाब मांगा जाएगा। बगैर उसके जवाब के कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि अपवाद है, राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य सेवाओं के संदर्भ में बिना कुछ बताए भी बर्खास्त कर सकते हैं। 2-3 केस अभी हुए हैं। 22, सिंधु सभ्यता के नगरों में से किसे गरीबों या दिनहीनों की बस्ती या दिनहीनों का नगर बोला जाता है? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता की जो बस्तियां हैं, इसमें एक बस्ती आपकी कालीबंगा की बस्ती है। कालीबंगा की बस्ती को इसलिए दिनहीन और गरीबों की बस्ती बोला जाता है क्योंकि यहाँ के जो घर हैं अधिकांशतः कच्ची ईंटों के बने हैं। हालांकि अन्य स्थल भी हैं जहाँ कच्ची ईंटों के, जैसे लोथल है, रंगपुर है, वहाँ के आवास भी कच्ची ईंटों के बने हैं, लेकिन यहाँ अधिकांश मात्रा में बने हैं, इसलिए इसे दिनहीनों की बस्ती बोला जाता है। और धनिकों की बस्ती ये है राखीगढ़। ठीक, क्योंकि यहाँ सुनारों आदि के आवास के साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए वहाँ उसे धनिकों की बस्ती बोला जाता है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल की खोज में भारत सेवक समाज का विशेष योगदान रहा है? भारत सेवक समाज, यह जो आलमगीरपुर आपका जो हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का जो स्थल है, इसकी खोज में इनका योगदान रहा है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया। मोहनजोदड़ो को आप जानते हैं राखाल दास बनर्जी द्वारा, और RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा की खोज की गई। ठीक, ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख निम्न में से किसका हुआ है?
176 बार। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है, अग्नि का 200 बार हुआ है, गाय का 176 बार हुआ है, पृथ्वी का 1 बार हुआ है। ठीक, पिता शब्द का प्रयोग 335 बार हुआ है, माता शब्द का प्रयोग 234 बार हुआ है। आपके सोम, जो सोम देवता हैं, सोम का उल्लेख 144 बार हुआ है, बृहस्पति का उल्लेख 11 बार हुआ है। ठीक, कृषि और कृषि संबंधी जो उल्लेख है वो 24 श्लोकों में उल्लिखित है, जो ऋग्वेद का 4था मंडल है उसमें। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक ऋग्वेद की जो समितियां हैं, जैसे सभा है, समिति है, विदत है, तो इन तीनों में सर्वाधिक उल्लेख विदत का हुआ है। विदत, विद्वानों की सभा थी, 122 बार इसका उल्लेख हुआ है। सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। तो ये देवताओं, ऋग्वेद में 33 देवताएं हैं, 33 देवताओं का उल्लेख है। फिर बात करेंगे ऋग्वेद की। महात्मा बुद्ध ने किसे अपना अंतिम उपदेश दिया था? महात्मा बुद्ध ने किसे अपना अंतिम उपदेश दिया था? तो महात्मा बुद्ध की जो उपदेश का सिलसिला शुरू हुआ, सारनाथ से शुरू हुआ। जो 5 उरुबेला यानी बोध गया में उन्हें छोड़कर जो 5 ब्राह्मण चले आए थे सारनाथ, तो वहाँ आकर उन्होंने सारनाथ में उन्हें प्रथम बार दीक्षित किया था, अपना उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश जो है उनका कुशिनारा में शुभाक्ष को यह उपदेश उन्होंने दिया था। इसके बाद उनका महापरिनिर्वाण हो गया। ठीक, अपने प्रचार के लिए उन्होंने सारनाथ में ही संघ का गठन किया। ठीक, निम्न को सुमिलित कीजिए। अब कुछ वाद हैं, इनको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अक्रियवादी पूरन कश्यप, संदेहवादी संजय बैठल पुत्र, भाग्यवादी या मोखली पुत्र गोशाल, नित्यवादी पक्कुद का चायन। इसे ही भाग्यवाद को ही आजीवक संप्रदाय भी बोला जाता है। आजीवक, यही मखली गोशाल ही आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक, तो इनको ध्यान रखिएगा। अक्रियवादी, ये किसी कार्य में विश्वास नहीं करते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किसकी राजधानी विराटनगर थी? जो 16 महाजनपद हैं, अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है बौद्ध साहित्य में, उसमें से विभिन्न जनपद आपके हैं। कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वाला छत्र, अस्मक की राजधानी अस्मक ही 16 महाजनपदों में से एक यही महाजनपद है जो कि दक्षिण में है, गोदावरी नदी के तट पर। तो अस्मक, चेदी जो है आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, शुद्धवती, मत्स्य ये राजस्थान वाला क्षेत्र, विराटनगर इसकी राजधानी है। 16 महाजनपदों में कुछ ऐसे महाजनपद है जिनकी 2-2 राजधानियां हैं। जैसे पंचाल है, आवंती है। पंचाल की राजधानी एक अहिछत्र थी, अहिछत्र एक राजधानी उनकी थी। वैसे ही आपका जो अवंती है, उज्जैनी एक राजधानी थी, एक महिष्मती थी। कौशल की भी 2 राजधानियां मानी जाती है, एक आपकी अयोध्या, एक श्रावस्ती। ठीक, डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में दूत बन के आया था? तो दूत बन के जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज आया था। सेलुकस का दूत बन के। यहाँ बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। डायनोसियस नामक एक दूत भी आया था, लेकिन यह किसके काल में आया था इस पे अभी स्पष्ट कोई मत नहीं है। या तो ये बिंदुसार के समय आया होगा या अशोक के समय आया होगा, लेकिन डायमेकस बिंदुसार के समय ही आया था। ठीक, किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने सिपा सलार की पदवी
किस दिल्ली पदवी धारण करके ही शासन किया, यानी उसने सुल्तान आदि की पदवी नहीं धारण किया था, सिर्फ सिपा सलार की सलाहकार सिपा सलार की पदवी से ही काम चलाया, उसने अलग से सुल्तान अपने को नहीं कहा। तो यह जो शासक हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, मोहम्मद बिन गौरी के ये दास थे। और गौरी का निधन हुआ तब भी ये दास्ता से मुक्त नहीं हुए थे, बाद में दास्ता से मुक्त होते हैं। ख्रीज खां की जो उपाधि है रैयत आला उपाधि से ये शासन किया, ठीक, और सब सुल्तान के उपाधि धारण किया। इन्हें कुरान खां भी बोला जाता है ऐबक को, क्योंकि ये कुरान इन्हें कंठस्थ था। बहुत ही दानी थे ऐबक। अंतरिम सरकार में कब मुस्लिम लीग शामिल हुई? अंतरिम सरकार आप जानते ही हैं 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में गठित हुई थी और 14 सदस्य होने थे नेहरू को लेकर और उपाध्यक्ष थे वो, लेकिन मुस्लिम लीग प्रारंभ में राजी नहीं हुई, तो इसलिए 12 स्थान ही भरे गए थे, 3 स्थान मुस्लिम लीग के लिए छोड़ दिए गए थे। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को जब मुस्लिम लीग ने बेबल ने मना लिया मुस्लिम लीग को शामिल होने के लिए, तो मुस्लिम लीग शामिल हुई। और उस समय क्या हुआ कि 5 लोग शामिल हुए, तो 14 होने हैं, 12 पहले से थे, तो 3 को निकालना पड़ेगा, तो 3 को निकाला गया, 5 को मुस्लिम लीग से शामिल किया गया, ठीक। निम्न में से किसे कुव्वतुल इस्लाम कहा गया है? कुव्वतुल इस्लाम, 2 शब्द हैं, कुव्वतुल इस्लाम और एक कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम, ठीक। यह जो कुव्वतुल इस्लाम बोला गया है देवगिरी को बोला गया है, और दिल्ली को कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली को बोला गया है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। यूरोपीय किला संबंधित कंपनी, कौन सा किला किस कंपनी का है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, यह मद्रास में किला है, किसका? ब्रिटिश कंपनी का था। फोर्ट लुई पांडिचेरी में किला था, फ्रांसीसी कंपनी का। गुत्सवासु फोर्ट, यह जो है चिनसुरा में डच कंपनी का। सेंट एंजिलो फोर्ट कन्नूर में पुर्तगालियों का किला है, ठीक। आगे चलें। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध आप जानते ही हैं कि 1746 से 48 के बीच हुई, फिर 49 से 53 के बीच, आपका 54 के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 58 से 63 के बीच हुआ। तो यह प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ, इसकी समाप्ति एला शापल युद्ध से हुई, एला शापल की संधि से हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इस संधि से हुई, और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई, ठीक। इसी प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट टोमे का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि एक छोटी सी यूरोपियन टुकड़ी बड़ी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से हरा सकती है। तो उसमें फ्रांसीसियों ने कर्नाटक की सेना को अनवारुद्दीन के जो सेनापति महफूज खां थे, उनको पैराडाइज ने हराया था, ठीक। शाहे बेखबर किसे कहा जाता है? मुगल बादशाहों में शाहे बेखबर जो कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता है, और फारुखशियर को घेड़ित कायर, और मोहम्मद शाह को रंगीला, ठीक। निम्न में से कौन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? आप लोग साइंस वाले लोगों को तो ये बताना नहीं है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इस तरह की तारक केंद्र, ये सब पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जीव द्रव्य के भार
के कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। जीव द्रव्य वास्तविक जीवित पदार्थ अगर शरीर जंतु में कोई है तो वो जीव द्रव्य है, या कार्बनिक अकार्बनिक दोनों पदार्थों से मिलकर बना है। तो इसमें जीव द्रव्य में कार्बनिक अकार्बनिक सभी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, पानी की मात्रा अधिक है, लेकिन भार के दृष्टि से प्रोटीन सर्वाधिक है और 70% मात्रा प्रोटीन की है। यही जो है आपका जीव विकास में पर्णहरित में उपस्थित कौन सा तत्व तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। बहुत ही सीधा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। मैग्नीशियम पर्णहरित में ढेर सारी चीजें आपकी पाई जा हरित लौक में ढेर सारी चीजें पाई जाती हैं, जिसमें पर्णहरित भी है। पत्तियों का रंग पीला, तो जो हरित लवक है, हरित लौक में जो पर्णहरित तो है ही, इससे तो हरा रंग मिलता है। और ये भी पाए जाते हैं, जेंथोफिल और कैरोटीन भी पाया जाता है, तो कैरोटीन के कारण रंग पीला हो जाता है पत्तियों का। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए आप लोग खुद पर्याप्त है। पिनरई विजयन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? पिनरई विजयन जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, केरल के LDF के नेता हैं और उसे बहुमत मिला था अभी जो फिलहाल चुनाव जो हुए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन किस पार्टी से संबंधित है? पहली बार MK स्टालिन मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु में, तो ये आपके DMK पार्टी से। DMK पार्टी का गठन 1949 में हुआ था और इसी का एक धड़ा AIDMK था 1972 में, जयललिता वाला, और ये आपका DMK। ठीक, तो इतने कुछ प्रश्न थे। ठीक है, कुछ पूछना है? दो चार प्रश्न आपके रीजनिंग और मैथ के मिलेंगे, तो रीजनिंग मैथ के प्रश्न कराना आप लोग कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसीलिए रीजनिंग मैथ वाले प्रश्न नहीं डाले जा रहे हैं। ठीक, और यहाँ जो इतिहास और जो भी विषय चले थे वो क्रम से चल रहे हैं। क्रम से ये कि मतलब 8-10 टेस्ट में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, इस व्यू से आगे के प्रश्न आप ये सोचें कि यहीं से सिर्फ प्रश्न डाले गए, वो क्रम से चल रहा है। एंशिएंट में भी क्रम से चल रहा है, मॉडर्न में भी, बायोलॉजी में भी क्रम से चल रहा है, ज्योग्राफी में भी क्रम से चल रहा है, तो सब क्रम से चल रहा है। अंत में 8-10 टेस्ट में आपके पूरे हो जाएंगे।